एक ऐसा आदमी जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक था। जिस बंकर में वो रहता था वो इतना डीप था कि लिफ्ट को 5 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में। मल्टीपल लेयर्ड सिक्योरिटी, हजारों गार्ड्स, एकदम इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन हैक्ड कैमरा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करके मोसाद और CIA ने 28 फरवरी 2026 को मिसाइल एग्जैक्टली वहीं गिराई जहां खमैनी खड़े थे। और ये कोई लक नहीं था, इसके पीछे दसियों साल की प्लानिंग लगी हुई थी। और ये सारी चीजें की कैसे गई हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान के अंदर खमैनी के पावर में आने के बाद ईयर 2017 तक हो ये रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अगर इजराइल ईरान के साइंटिस्ट मार रहा था तो खमैनी नए साइंटिस्ट अपॉइंट कर ले रहे थे। इजराइल अगर जाके न्यूक्लियर साइट्स उड़ा रहा था तो खमैनी उस प्रोग्राम को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर ले रहे थे, जैसा कि हमने अपनी पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है। कुल मिला के एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें इजराइल जो कर रहा था उससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो स्लो तो हो रहा था लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि खमैनी और उनकी लीडरशिप उसको बार बार रीबिल्ड कर ले रही थी। और ये जो टाइम चल रहा था, इस पर्टिकुलर टाइम तक इजराइल के एजेंडा के अंदर खमैनी को मारना इनका एम नहीं था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका एम था। लेकिन इसके एक साल बाद 31 जनवरी 2018 को एक ऐसी चीज होती है जो कि इजराइल की सारी स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ जाती है। होता क्या है कि तेहरान के शिरोबाद के एक वेयर हाउस के अंदर ईरान ने छुपा के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, डिस्क थे, उनको सीक्रेटली रख रखा था। और सेम डे मोसाद वहां पे पहुंच के ब्लो टॉर्च से जो लोहे के सेफ वगैरह थे इनको काट के करीब आधा टन डॉक्यूमेंट्स और डिस्क ट्रक में चुरा के इजराइल ले आती है। अब मोसाद ने जो डॉक्यूमेंट हाइस्ट की, इससे इजराइल को एक रियलिटी चेक मिला। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इजराइल को बहुत सारी चीजें पता चली। ईरान की ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में पता चला जिनके बारे में इजराइल को हवा तक नहीं थी, सैटेलाइट से भी नहीं दिखती थी। मोसाद के इतने सारे सीक्रेट एजेंट ईरान के अंदर होने के बाद भी खमेनेई और उनकी चुनिंदा लीडरशिप के ऑर्डर पे बहुत ही सीक्रेटली ये सारी चीजें चल रही थी। तो अभी तक तो इजराइल का एक ही फोकस था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ और जो चीजें यहां से बाहर आई, इसके बाद इजरायली वॉर कैबिनेट को रियलाइज हुआ कि ये बार बार न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिराने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक खमेनेई और उसकी कोर टीम इंटैक्ट है, ये न्यूक्लियर रीबिल्ड करते रहेंगे। और यहीं से खमेनेई को एलिमिनेट करने का फेज शुरू होता है। लेकिन बात यहां पे ये थी कि खमेनेई कोई आम आदमी नहीं था कि इजराइल ने आज फैसला लिया और कल जाके खमेनेई को मार दिया। खमेनेई एक आदमी नहीं था बल्कि पूरी कंट्री का एक सिंबल था। खमेनेई को ऐसे ही अगर कोई मार देता तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता और फिर इसके बाद चीजें एक इंसान को मारने तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाती। इजराइल के सामने इंटरनेशनल लॉ का इशू खड़ा हो जाता, पूरी दुनिया से पॉलिटिकल बैकलैश आता। तो बिना यूएस को साथ लिए और दुनिया में एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किए बिना इजराइल खमेनेई को मारने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब जब ये चीज थी तो यहां से इजराइल ने अपने प्लान में एक स्ट्रेटेजिक डिले लिया कि अगर खमेनेई को मारना है तो उसके लिए सही टाइम और कंप्लीट इंटेलिजेंस प्रिपरेशन से ये काम करना होगा। देखिए, रेगुलरली वॉर, क्राइसिस, इन्फ्लेशन, इन सब की बात सुन के हम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में रहते हैं और उसके ऊपर से इंडियन सिटीज में बढ़ता पोल्यूशन हमारी स्किन को भी हार्म करता है। अब डेली ऐसा एक्सपोजर होने की वजह से स्किन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर अकेले पोल्यूशन से लड़ नहीं पाती है। पोल्यूशन में धूल, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहते हैं जो हमारी स्किन में घुसकर पोर्स क्लॉग कर देते हैं। और इनमें से कुछ पॉल्यूटेंट्स जब यूवी रेज के साथ मिक्स होते हैं तो स्किन में डलनेस, डार्क स्पॉट्स, कोलाजन ब्रेक जैसे इशू होने लगते हैं, जिसको पोल्यूशन एजिंग भी कहते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आप सभी के लिए एक सोल्यूशन है, गार्नियर की तरफ से उनका गार्नियर सीरम फेस वॉश, जो सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि डीप क्लींजिंग करता है। ये रेगुलर फेस वॉश से भी बेटर है क्योंकि इसमें विटामिन सी सीरम है जो स्किन में एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करता है, जिससे स्किन इवन टोन्ड और ब्राइटर लगती है और इंप्योरिटीज, ऑयल और डस्ट भी रिमूव होते हैं बिना स्किन को ड्राई करे। इसीलिए पहले ही वॉश के बाद आपको स्किन में काफी ब्राइटनेस दिखेगी। इंग्रेडिएंट्स डर्मेट टेस्टेड हैं और ये फेस वॉश हर स्किन टाइप के लिए फ्रेंडली है। 4.4 रेटिंग के साथ गार्नियर सीरम फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 129 ऑन वेबसाइट्स लाइक नाइका, टीरा, अमेजॉन और योर नियरेस्ट स्टोर। अगर आप भी डेली पोल्यूशन फेस कर रहे हो तो एक बार गार्नियर सीरम फेस वॉश जरूर ट्राई करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इजराइल ने दो चीजें साइमल्टेनियसली स्टार्ट की। सबसे पहले ग्राउंड प्रिपरेशन स्टार्ट की ताकि जब खमेनेई पे स्ट्राइक करने का टाइम आए तो इजराइल के पास रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न्स, बंकर एक्सेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो। दूसरा, इन्होंने डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन भी सेम टाइम पे की ताकि जब ये खमेनेई को एलिमिनेट करें तो यूएस इनके साथ खड़ा हो और इंटरनेशनल प्रेशर ना आए। फ्रेश इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, ईरान की जो न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन के एविडेंस है उनको इकट्ठा करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करके परसेप्शन चेंज करना,
इन सारी चीजों पे भी काम स्टार्ट किया गया। अब देखिए खमेनी जो थे, ये ईरान के अंदर जो तेहरान है उसके अंदर पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड जो था वहां पे रहते थे, और इसके साथ साथ इस कंपाउंड के करीब 16 किलोमीटर दूर एक लाविजान एरिया था, तो जरूरत पड़ने पे इस बंकर में जाते थे। तो बेसिकली ये जो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड था और लाविजान वाला जो एरिया था, इसके अंदर अपना इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं पे खमेनी मिलते। तो इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो स्पेशल टीम्स थी, जैसे यूनिट 8200 और यूनिट 9900 और मोसाद के ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, इन सब की प्रायोरिटी अगले कई सालों के लिए अब पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड वाला जो एरिया था वहां पे शिफ्ट हो गई। अब ये जो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड है दुनिया के सबसे हेवीली गार्डेड एरिया में से एक है। अपने लोगों को घुसा के खमेनी के इनर सर्कल को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। इजरायली इंटेलिजेंस ने इस पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड का ब्लूप्रिंट स्टडी करना स्टार्ट किया। अब यहां से आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड है, जो बार बार मैं नाम ले रहा हूं, ये एरिया एक्चुअली है क्या? तो देखिए इस कंपाउंड के बारे में भी एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको समझे बिना खमेनी को किस तरीके से मारा गया वो समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो तेहरान के अंदर एक पेस्चर स्ट्रीट रोड है, और इस रोड के बगल में ही 30 एकड़ का 620 मीटर चौड़ा और 770 मीटर लंबा एक एरिया है। इसी एरिया को पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड या फिर कभी कभी मोताहारी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इस कंपाउंड के अंदर अगर आप ये यहां पे देखोगे तो ये जो बैत ए रहबरी है, यहाँ पे खमेनी का घर और ऑफिस है। कई बार न्यूज में इसको हाउस ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। और खमेनी के इस बैत ए रहबरी कंपाउंड के अंदर ही एक इमाम खोमेनी हुसैनिया नाम से एक एरिया है, जहां पे खमेनी पब्लिक से मिलते हैं। और इसके बगल में अगर आप ये देखोगे तो इधर ईरानियन प्रेसिडेंट का ऑफिस है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, खमेनी के जो बेटे मुज्तबा खमेनी हैं, इनका भी ऑफिस यहीं पे ही है। और इस कंपाउंड से थोड़ी दूर पे इस तरफ आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, ऐसे 50 से भी ज्यादा टॉप ईरानी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट और सिक्योर जगह होगी ये। इस पूरे कंपाउंड को 3 लेयर में सिक्योर किया गया था। जो सबसे अंदर 3rd लेयर है वो खमेनी के घर और ऑफिस बैत ए रहबरी के 500 मीटर के रेडियस पे एक्टिव रहती है। वली ए अमर के जो गार्ड हैं वो इसको सिक्योर करते हैं। डायरेक्टली ये लोग खमेनी को रिपोर्ट करते हैं, किसी और को नहीं करते। इसके बाद जो 2nd लेयर है वो 350 मीटर के रेडियस तक एक्टिव रहती है। ऐसे ही 1st लेयर जो है वो कंपाउंड में जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स है उनको सिक्योर करती है। ईरान की जो सबसे केपेबल और भरोसेमंद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पे सिक्योरिटी देखती हैं, जैसे अंसार अल महदी, रैपिड रिएक्शन यूनिट, नबी अकरम, अल जहरा। ये सारी सिक्योरिटी मिलकर इस कंपाउंड के चप्पे चप्पे पे एक्टिव रहती हैं। और इस पूरे कंपाउंड के अंदर रोटेटिंग कैमरास, फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन डिवाइसेस, मोबाइल फोन जैमर्स, रॉकेट्स और ड्रोन को रोकने के लिए लोहे के जाल और सारा सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है ये पूरा एरिया। अब ये जो मैंने बताया ये तो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के ऊपर वाले सरफेस की बात हो गई। पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड 2 पार्ट में है, एक जमीन के ऊपर है और दूसरा जमीन के नीचे भी है। इस कंपाउंड के नीचे एक बहुत गहरा बंकर है, और ये इतना गहरा है कि इस बंकर में नीचे पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। और खमेनी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बंकर में रहते हैं, बस कभी कभी दिन के टाइम पे घर के ऊपर वाले एरिया में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस एक छोटी सी जगह पे बंकर बन गया है, ये बंकर पूरे तेहरान के नीचे नीचे जुड़ा है और 5 किलोमीटर के एरिया में टनल नेटवर्क के थ्रू फैला हुआ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं वहां से कनेक्ट करता है। खमेनी नीचे ही मूव कर करके कहीं भी उनको जाना है तो वहां पहुंच सकते हैं। 8 से ज्यादा एंट्री और एग्जिट गेट है, जहां से नीचे नीचे ही खमेनी निकल सकते हैं। ये जो मैप पे आप रेड लाइन देख रहे हैं ये पूरा अंदर का रूट है, जहां पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। और ये जो 8 एंट्री एग्जिट गेट्स हैं ये सरफेस के ऊपर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में जाके खुलते हैं। जैसे 2 गेट्स मल्टी स्टोरी पार्किंग में ओपन होते हैं, एक गेट साहब अल जमान स्कूल के पास ओपन होता है, दूसरा गेट वैक्सीनेशन सेंटर के पास, ऐसे ही एक गेट बच्चों के फुटबॉल ट्रेनिंग स्कूल के पास, और एक गेट तौहीद मॉस्क और खुद खुदाई स्कूल के नीचे खुलता है। और जो मेन एरिया जहां पे खमेनी की कमांड पोस्ट वगैरह थी वो एक हॉस्पिटल है, शाहीद सूर्यदेई मेडिकल सेंटर, उसके जस्ट नीचे था। तो ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि जानबूझ के इन एंट्री एग्जिट को मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल्स यहां पे रखा गया था ताकि हमले से बचा जा सके और नीचे नीचे मूवमेंट की जा सके। तो अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है और खमेनी भी यहीं पे है, पूरा का पूरा पावर सेंटर यहीं पे है, तो इजरायली इंटेलिजेंस का सारा फोकस इसी पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड और उसके आसपास जो लवीजान वाला एरिया था, जहां जरूरत पड़ने पे खमेनी कभी कभी जाते थे, इन पे था। तो अब ये जो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड था, इसके लिए इजरायली इंटेलिजेंस ने क्या किया कि मल्टी लेयर्ड इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेटजी बना के इन कंपाउंड्स को इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से इस एरिया को टारगेट किया। सबसे पहले ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन।
खमेनेई के इनर सर्किल में अपने लोगों को प्लांट करना स्टार्ट किया। कंपाउंड के अंदर जो मेंटेनेंस स्टाफ थे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, क्लीनर्स, कुछ इजराइल ने अपने एजेंट्स प्लांट किए, कुछ रिक्रूट किए और कुछ खुद ही कॉम्प्रोमाइज हुए। और कुछ लोकल्स को भी पकड़ा जो खमेनेई की लीडरशिप के खिलाफ थे, उनको इजराइल ने हायर किया। ये लोग कंपाउंड के अंदर डायरेक्टली नहीं जाते थे, लेकिन कंपाउंड के आसपास रह के फूड डिलीवरीज, जो कंपाउंड से वेस्ट निकल रहा है उसको उठा के देखना उसमें कुछ है कि नहीं, कंपाउंड की मूवमेंट रिपोर्ट करना, ये सारे काम करते थे। इस कंपाउंड के अंदर से जो कचरा निकलता था उसको भी एनालाइज किया जाता था। इसके साथ साथ हैवी टेक्निकल सर्वेलांस भी स्टार्ट किया गया। खमेनेई के गार्ड, ड्राइवर्स, कुक, डॉक्टर्स, इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस से इनके फोन हैक करना स्टार्ट किए। इसके साथ साथ रूट मैपिंग भी की गई। जितने एस्केप रूट्स थे, हर बंकर की एंट्रेंस, मूवमेंट, सब कुछ मैप किया गया। एग्जिट और एंट्री गेट किस बिल्डिंग से कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान में हजारों ड्रोन स्मगल करके लाए और उनको अलग अलग एरिया में छुपाना स्टार्ट कर दिया। अब ये ड्रोन क्यों लाएगा स्मगल करके, ये भी आगे आएगा जब यूएस और इजराइल के जेट्स एंट्री करेंगे खमेनेई को मारने के लिए, तब ये वाला पार्ट आएगा। तो ये सारी चीजों की प्रिपरेशन चल रही थी। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी टाइम पे इजरायली इंटेलिजेंस के हाथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगती है, जो सबसे बड़ी गेम चेंजर निकलती है। एक्चुअली होता क्या है कि ईरान ने पूरे तेहरान और इस कंपाउंड में हर तरफ चाइनीज कंपनी के टीएनडी और हिकविजन के कैमरास लगवा दिए थे। इन कैमरास के थ्रू प्रोटेस्टर्स पे नजर रखी जाती थी और बाकी सिक्योरिटी रीजंस भी थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि इन कैमरास के अंदर एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग था, जिसकी वजह से होता क्या था कि अगर इन कैमरों का फर्मवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना करो तो कोई भी हैकर रिमोटली इसको हैक कर सकता है। तो इजराइल की यूनिट 8200 ने इस बग के होने का फायदा उठाया और ईरान की गली, चौराहे, ऑफिस, ट्रैफिक कैमरास इंक्लूडिंग पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड, इनके कैमरास हैक कर लिए और यहां से सारी की सारी रिकॉर्डिंग इजराइल में पहुंचने लगी। और इसके बाद इन्होंने पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड को सिर्फ जमीन से ही नहीं, आसमान से भी घेरना चालू किया। इजराइल की सैटेलाइट फ्लीट ओफेक 13 और 16 ये रेगुलरली पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के ऊपर से निकलती थी और छोटी से छोटी मूवमेंट को भी ट्रैक करके इजराइल के पास भेजती थी। और इस चीज में यूएस ने भी इजराइल की मदद की। यूएस की KH-11 कीनोट सीरीज सैटेलाइट इतनी प्रिसाइज थी कि 500 से 600 किलोमीटर ऊपर से ही पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के पास वाले एरिया में किस बिल्डिंग की रूफटॉप पे कौन सा एंटीना लगा है, गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है, ये सब पता कर लेती थी। इनकी ये सैटेलाइट ऑब्जेक्ट की परछाई से हाइट वगैरह भी कैलकुलेट करके इजराइल को पिन पॉइंट इंटेल भेजती थी। और सबसे बड़ी गेम चेंजर थी ओरियन सैटेलाइट। ये क्या करती थी, जब भी कंपाउंड के अंदर का कोई कमांडर अपने गार्ड से बात करता था या फिर IRGC ऑफिसर अपने वॉकी टॉकी पे ऑर्डर देते थे या फिर सैटेलाइट पे फोन कॉल करते थे, तो ओरियन सैटेलाइट इन सारी चीजों को पकड़ लेती थी। और पकड़ने के बाद ये सारे सिग्नल्स ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट के बीचों बीच एक CIA की सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन थी, पाइन गैप, यहां पे सारा डेटा प्रोसेस होता था। खमेनेई की छोटी से छोटी डिटेल के लिए किस लेवल तक ये लोग पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के अंदर घुस चुके थे, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि एक एक्स CIA ऑफिशियल ने द गार्जियन को यह बताया था कि इस कंपाउंड में ये लोग खाना क्या क्या मंगाते हैं। ये इंफॉर्मेशन तक इजराइल लाइव पहुंचती थी। और ये सारी चीजें इजराइल और यूएस जो कर रहे थे, ये ऐसा नहीं था कि ईरान को पता ही नहीं था कुछ। ईरान की भी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से एक्टिव थी। ईयर 2023 आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि खमेनी के आसपास जितने भी लोग थे, चाहे वो गार्ड हो, सिक्योरिटी टीम हो, स्टाफ हो, इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर ऐसी चीज जो सिग्नल ट्रांसमिट करती हो, ये रखना ही अलाउड नहीं था। इनफैक्ट ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी जो थे, उनको तक जब नीचे बंकर के अंदर खमेनी से मिलने बुलाया जाता था तो आंख में पट्टी बांध के लाया जाता था। और खमेनी की जो सिक्योरिटी टीम थी वो यूएस और इजराइल की जो सैटेलाइट थी, इनसे बचने के लिए इनकी सारी डिटेल्स कैलकुलेट कर चुकी थी। इनकी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है, कितनी स्पीड से मूव करती है, ऑर्बिट कब कंप्लीट करती है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें इनको पता थी। और ये सारी चीजें कैलकुलेट करके इन लोगों ने लिमिटेड टाइम विंडो निकाल लिया था और फिर उसी के हिसाब से खमेनी के कॉन्वॉय की जो मूवमेंट होती थी, मीटिंग होती थी या फिर बंकर में से शिफ्ट करना होता था, ये सब सैटेलाइट के बीच में जो टाइम विंडो मिलती थी इसी टाइम पे किया जाता था। और पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड में भी एक दूसरे से इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता था वो पकड़ा ना जाए, इसके लिए ईरान की सिक्योरिटी टीम ने पूरे पेस्चर कंपाउंड को फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क से जोड़ दिया था। इन केबल्स में डेटा लाइट पल्सेस से ट्रैवल करता है, तो जो ओरियन सैटेलाइट थी वो इनको पकड़ नहीं पाती थी। तो देखिए सारी चीजें करते करते सितंबर 2023 का टाइम चल रहा था और इजराइल और ईरान के बीच ये सर्वेलांस काउंटर सर्वेलांस का गेम एज इट इज चल रहा था। लेकिन इसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया। ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया था इजराइल के लिए। दुनिया की भी जो सिंपैथी थी वो इजराइल के साथ आ गई थी और इजराइल ने सारा का सारा ब्लेम ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सी थी हिजबुल्लाह हमास, इनके ऊपर डाला और इनकी प्रॉक्सी के ऊपर एक्शन लेना तो स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ जो इतने टाइम
टाइम से पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड के आसपास के एरिया में खमेनेई को मारने के लिए जो एक्टिविटीज चल रही थी ये बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। इस टाइम पे मोसाद के जो एजेंट्स थे इन पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड में इनका डिप्लॉयमेंट डबल हो जाता है और यहां से खमेनेई को मारने का जो प्लान था अब एग्जीक्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। अभी तक इन्होंने जितनी भी छोटी से छोटी डिटेल और डेटा इकट्ठा किया था, जैसे 24/7 हजारों कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, लाखों टेप फोन कॉल्स थी, मोबाइल का डेटा, सैटेलाइट इमेजेस, हजारों पेजेस की ऑन ग्राउंड एजेंट्स की रिपोर्ट थी। तो ये लाखों जीबी का जो डेटा था ये एक इंसान के बस की नहीं था कि इसको प्रोसेस कर सके। तो इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी है प्लांटिल, इसने पेंटागन के लिए मैवन स्मार्ट सिस्टम बनाया था जिसके अंदर इन्होंने क्लाउड एआई वगैरह सब इंटीग्रेट किया हुआ था। सारा डेटा इस मैवन स्मार्ट सिस्टम में प्रोसेस किया जाता है जो इतने टाइम से इकट्ठा किया था खमेनी के रिगार्डिंग। सारे डेटा को एनालाइज करके इस सॉफ्टवेयर ने 90 मिनट में 98.7% की एक्यूरेसी के साथ खमेनी को मारने के लिए हजारों पोटेंशियल टारगेट की लिस्ट बना दी और ऐसे मल्टीपल इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट प्रिडिक्ट किए, जैसे कौन सा ड्राइवर किस लीडर की कार चलाता है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड किस लीडर की सिक्योरिटी में लगा हुआ है, इन सबकी शिफ्ट कब चेंज होती है, खमेनी के कॉन्वॉय में कौन सी कार सबसे आगे चलती है, खतरे के टाइम पे खमेनी कौन से बंकर में जाते हैं, यहां तक कि खमेनी का बॉडी पोस्चर, चलने का स्टाइल, इसका भी एक डीप एनालिसिस किया इस एआई ने ताकि खमेनी और उनके बॉडी डबल में डिफरेंस समझा जा सके। अब यहां से इजराइल का सारा प्लान और सारी प्रिपरेशन रेडी थी, लेकिन इजराइल के लिए दिक्कत यह थी कि यूएस के अंदर बाइडन प्रेसिडेंट थे और बाइडन खमेनी को मारना तो बहुत दूर की बात, इजराइल ये जो ईरान में डायरेक्ट हमला कर रहा था इसका भी सपोर्ट खुल के नहीं कर रहे थे। जब ये सारी चीजें चल रही थी उस सेम टाइम पे अप्रैल 2024 में रियूटर्स ने अपनी मल्टीपल रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इन्होंने बताया कि बाइडन ने इजराइल को वार्न भी कर दिया था यूएस इजराइल के किसी भी रिटेलिएटरी एक्शन में पार्ट नहीं लेगा। ऐसे ही अक्टूबर 2024 में भी रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें मेंशन था कि इस टाइम पे दोबारा से बाइडन ने इजराइल को ईरान के ऊपर एक्शन लेने से रोक दिया था। अब देखिए जिस टाइम पे सारी चीजें चल रही थी ये टाइम भी इजराइल के लिए बहुत यूनिक था क्योंकि इसके अगले ही महीने यानी कि नवंबर 2024 को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे और अगर इस इलेक्शन में बाइडन के बाद ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन जाते तो जिस तरह का ट्रंप का पास्ट रिकॉर्ड रहा ईरान के खिलाफ उसमें खमेनी को मारने में इजराइल को यूएस का फुल सपोर्ट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो यही सेम चीज एक्सपेक्ट करके इजराइल ने यहां पे कुछ टाइम के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉज लिया और अगले ही महीने इजराइल जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। 5 नवंबर 2024 को ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं और ये इलेक्शन तो वो जीते लेकिन इस इलेक्शन के अंदर एक इंटरेस्टिंग एंगल भी था। इस इलेक्शन में ज्यूज बिलियनियर मिरियम एडेल्सन ट्रंप की सबसे बड़ी इंडिविजुअल डोनर में से एक बनी। इन्होंने मैसिव फंडिंग की ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में और जैसे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए थे जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर और एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो प्रो इजराइल डोनर्स ने ट्रंप को पैसा दिया है ये लोग ट्रंप से ईरान के ऊपर एक हार्ड एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे और इन ज्यूज डोनर को नाराज करना ट्रंप जो है वो पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और हैरानी की बात यह है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि ट्रंप के पावर में आने के कुछ ही महीने बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर दिया। Operation Rising Lion. A highly coordinated effort is now underway, involving intelligence units, surveillance assets, and rapid response teams, marking one of the most... यूएस ने फुल सपोर्ट किया, अपने जेट्स भी भेजे, ईरान की जो अलग-अलग साइट्स थी उनके ऊपर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक करी गई। अब जब ये स्ट्राइक चल रही थी तो इसी टाइम पे खमेनी अपने पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड वाले घर की जगह तेहरान के नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो इनका लाविजान वाला अंडरग्राउंड बंकर था जो मैंने पहले भी बताया था उसमें अपनी वाइफ, एक बेटी और 4 बेटों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और ये लाविजान वाला बंकर भी नॉर्मल नहीं था, इसमें भी एंटी बॉम्ब, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सब लगे थे। GBU-57 जैसे हैवी बंकर बस्टर का इंपैक्ट भी ये झेल सकता था। और जैसे पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड वाला जो अंडरग्राउंड बंकर था अलग अलग एरिया से कनेक्ट होकर ओपन होता था, सेम इसमें भी ऐसा ही सिस्टम था, ये भी सबसे कनेक्टेड था। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी और बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे तो इसी टाइम पे खमेनी ने बंकर के अंदर से ही 9 मिनट का वीडियो शूट किया। जनरली खमेनी की जो वीडियो होते हैं वो लो क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन इस बार जो वीडियो बाहर आई उसको बहुत ही लो क्वालिटी बिटरेट और ऑडियो में बना के ब्लर करके रिलीज किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि CIA और मोसाद एम्बिएंट नॉइज जैसे वेंटिलेशन, जनरेटर, इन सब को एनालाइज करके बंकर की डेप्थ या फिर यूज होने वाली मशीन का आइडिया लगा के कहीं अटैक ना कर दें। लेकिन ये जो सारी प्रिकॉशन ईरान ने ली थी उसके बाद भी इजराइल की प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि इजराइल को एग्जैक्टली पता था कि खमेनी कहां है। इजराइल की तैयारी ऐसी थी कि इजराइल जब चाहता खमेनी पे हमला कर सकता था। इनफैक्ट इसी टाइम पे मल्टीपल रिपोर्ट पब्लिश भी हुई कि इजराइल ने ट्रंप को कन्विंस करने का भी ट्राई किया कि जिस समय हम लोग अटैक कर रहे हैं इसी टाइम पे खमेनी को भी मार देना चाहिए, हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप ने इस टाइम पे मना कर दिया। अब ट्रंप ने मना तो कर दिया लेकिन सेम टाइम पे यानी कि 17 जून 2025 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत जाके पोस्ट कर दिया।
उसमें लिखा था कि हमें पता है खमेनी कहाँ है, लेकिन फिलहाल के लिए खमेनी को हम मारेंगे नहीं। और इस ट्वीट के कुछ ही दिन बाद एयर स्ट्राइक जो थी वो रुक जाती हैं, फिर से नेगोशिएशन वगैरह स्टार्ट होता है ईरान के साथ। अब ये स्ट्राइक्स जो चल रही थी ये रुक तो गई, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इतनी हैवी स्ट्राइक करने के बाद भी ईरान की कई क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स ऐसी थी जिन्हें या तो मिनिमल डैमेज हुआ या फिर वो कंप्लीटली सेफ बच गई। ऊपर से 60% एनरिचमेंट जो था इन लोगों ने पहले से ही कर लिया था। अब यहां से इजराइल का डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब कैलकुलेशन यहां से क्लियर हो चुकी थी कि अगर खमेनी और उनकी लीडरशिप को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं किया या रास्ते से नहीं हटाया तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हर दिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा था और इजराइल के पास जो टाइम था वो खत्म होता जा रहा था। सेम वीक में इन्होंने एक चीज और ट्राई की, इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी करने का ट्राई किया ताकि खमेनी के असैसिनेशन की जरूरत ही ना पड़े, ईरान के लोग खुद ही खमेनी को हटा दें, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है कि नवंबर 2025 को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, मोसाद चीफ, आईडीएफ इंटेलिजेंस हेड, इनके साथ एक मीटिंग करके खमेनी को मारने का जो फाइनल प्लान था और जो डेट थी वो इसी टाइम पे फिक्स कर दी थी कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में खमेनी को मार दिया जाएगा। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्स ने असैसिनेशन के बाद रिवील भी करी थी। अब देखिए ये वो टाइम था जहां से सारी चीजें फिक्स हो चुकी थी, ट्रम्प भी इजराइल के सपोर्ट में थे, सब कुछ फिक्स था। इतने सालों से इजराइल ने खमेनी के लिए प्लान बना ही रखा था, सारी इंटेलिजेंस इजराइल के पास ऑलरेडी थी, पेस्ट स्ट्रीट कंपाउंड जो था उसका चप्पा चप्पा इजराइल को पता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक्चुअल एयर स्ट्राइक करने के लिए भी लाइव और रियल टाइम इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए, मिनट बाय मिनट पता होना चाहिए कि स्ट्राइक के टाइम पे खमेनी एक्चुअल में कहां पे होंगे, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। मान लो 30 की 30 एयर स्ट्राइक जो है वो बिल्डिंग ए की जगह बिल्डिंग बी पे गिरा दी और उसी टाइम पे खमेनी बिल्डिंग सी में चले जा, तो पूरा का पूरा मिशन जो है वो फेल हो जाएगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है कि खमेनी दोबारा बंकर से निकले भी ना। तो सारा कुछ फिक्स होने के बाद भी इजराइल के सामने ये चैलेंज था और इसके लिए भी एआई का यूज करके खमेनी का पैटर्न ऑफ लाइफ निकाला गया। देखिए हर इंसान एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, जैसे खमेनी के ड्राइवर मॉर्निंग में 6:45 पे ही घर से निकलता है, फिर लेफ्ट में टर्न लेता है। ऐसे सिक्योरिटी चीफ ट्यूसडे को अपने भाई से मिलते हैं। खमेनी का कॉन्वॉय अगर रूट ए लेता है तो उस केस में बैकअप टीम रूट सी पे वेट करती है। ऐसी सारी ऑब्जर्वेशन को यूज करके एआई ने खमेनी का पैटर्न ऑफ लाइफ निकाला और ये करने के बाद मोस्टली चीजें प्रेडिक्टेबल हो गई। इसके साथ साथ ग्राउंड पे भी खमेनी के इनर सर्कल में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे इजराइल के एजेंट जो थे वो ऑलरेडी घुस चुके थे, जो कि एक्चुअल में कंफर्म करते थे कि जो पैटर्न है वो फॉलो हो भी रहा है कि नहीं। अब ये सारी चीजें करने के बाद 23 फरवरी 2026 को इजराइल को एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंटेल मिलती है जिसके लिए ये सालों से काम कर रहे थे। इनको एक कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलती है कि 28 फरवरी 2026 को रात में खमेनी अपने 40 टॉप ऑफिसर्स के साथ पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के बेट ए रेवरी में एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इजराइल के लिए, क्योंकि सिर्फ खमेनी ही नहीं, खमेनी की जो पूरी लीडरशिप थी एक साथ एक जगह एक टाइम पे इकट्ठा होने वाली थी। और अभी तक जो इंटेल मिला था उसमें यह कंफर्म नहीं हुआ था कि मीटिंग जो है वो पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के ऊपर वाले एरिया में होगी या फिर नीचे बंकर में होगी, लेकिन इजराइल एजेंसीज को लग रहा था कि बंकर में ही होगी क्योंकि खमेनी सबसे सेफ वहीं पे थे। तो इसी के हिसाब से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 23 फरवरी को इंटेल मिली थी और इसके 4 दिन बाद 27 फरवरी 2026 को 2 और बड़े इंटेल मिलते हैं और ये ऐसा इंटेल था जिससे इजराइल का सारा काम आसान हो गया। पहला ये था कि नेक्स्ट डे यानी कि 28 फरवरी खमेनी जो मीटिंग करने वाले हैं वो बंकर में नहीं होगी बल्कि पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड के ऊपर वाले एरिया में होगी। दूसरा जो रात का टाइम फिक्स हुआ था उसको चेंज करके मॉर्निंग का टाइम कर दिया गया था। अब जब ये चीज पता चलती है यानी कि 27 फरवरी 2026 को 3:38 PM EST पे इजराइल यूएस के साथ ये सारी डिटेल शेयर करता है और ये सारी डिटेल पता होने के बाद ट्रम्प खमेनी को एलिमिनेट करने का अप्रूवल दे देते हैं। अब अप्रूवल होने के बाद बहुत ही कम टाइम बचा था हमला होने में। यूएस और इजराइल की टीम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। प्लान इन्होंने ये बनाया था कि सबसे पहले ये लोग पेस्चर स्ट्रीट कंपाउंड में जाके खमेनी और इनकी सारी लीडरशिप को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किसी और चीज में ये लोग इन्वॉल्व हुए तो खमेनी को पता चल सकता था और खमेनी वापस बंकर में चले जाते तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए खमेनी के असैसिनेशन के बाद ही ईरान की जो बाकी लोकेशन थी उनको टारगेट करने का डिसाइड किया गया। तो सारी चीजें फिक्स होने के बाद 28 फरवरी 2026 को मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी ज्वाइंट एयर स्ट्राइक होने वाली थी। मॉर्निंग में 7:30 पे इजराइल के नेवरटिम एयरबेस और बाकी बेसेस से
F-35, F-15 ये सारे फाइटर जेट्स तेहरान का जो पेशे स्ट्रीट कंपाउंड था इसकी तरफ निकल जाते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसी एरियल कॉरिडोर को एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि ये रूट इजराइल ने लिया था। तो इधर से इजराइल के फाइटर जेट्स निकलते हैं और सेम टाइम पे मिडिल ईस्ट में जो यूएस के रीजनल बेसिस थे वहां से यूएस अपने जेट्स निकाल के पेशे स्ट्रीट कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ सेम टाइम पे खमेनेई अपने बंकर से निकल के कंपाउंड के ऊपर वाले एरिया में बैत ए रहबरी में IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज, ईरानी कुड्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी, ऐसे टॉप 40 ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इजराइल ने पार्किंग में कैमरेज वगैरह जो थे वो ऑलरेडी हैक कर रखे थे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैक टू बैक इजराइल के पास कंफर्म भी होती जा रही थी। अब इसके बाद 7:50 पे इजराइल और यूएस के जो जेट्स थे वो ईरान के एयर स्पेस में घुसने वाले थे। प्लानिंग इन्होंने ऐसी कर रखी थी कि जैसे ही घुसने वाले थे उसी टाइम पे पेशे स्ट्रीट कंपाउंड के आसपास के जो मोबाइल टावर थे वो जैम हो जाते हैं। कंपाउंड के अंदर जो पोस्टेड गार्ड थे उनके नंबर डायल करने पर नेटवर्क बिजी आने लगता है। पूरे कंपाउंड का जो इंफॉर्मेशन का फ्लो था वो रुक जाता है। अब इसके बाद यहां से पेशे स्ट्रीट कंपाउंड तक पहुंचने के लिए इनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने रशियन मेड S-300 और बैवर्ड 373 से पूरे तेहरान को शील्ड किया था। बिना इनको खत्म किए अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है इजराइल और यूएस के जेट्स के लिए। और ऐसे ही टाइम के लिए इजराइल की इतने सालों की जो प्लानिंग थी वो काम आती है। इजराइल की जो साइबर वॉरफेयर यूनिट थी, यूनिट 8200, इसने ईरान के अंदर जब सिस्टम इंस्टॉल हो रहे थे तो इनकी सप्लाई चेन के थ्रू ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क में एम्बेडेड मैलवेयर डाल रखे थे जो सालों से इनएक्टिव पड़े थे। इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब इजराइल और यूएस के जेट्स जस्ट घुसने वाले थे इन मैलवेयर्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ईरान की जितनी भी रेडार स्क्रीन थी वो ब्लैंक हो जाती है, टारगेटिंग कंप्यूटर ग्लिच करने लगते हैं, ईरान के कमांड सेंटर का फील्ड यूनिट से जो कांटेक्ट था वो बंद हो जाता है। एक तरह से ईरान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो पैरालाइज हो जाता है। और ये सारी चीजें करने के बाद भी एज अ बैकअप, यानी कि कहीं अगर कोई रेडार बच जाए तो उसके लिए यूएस नेवी ने अपने EA-18G क्रॉलर एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय कर रखे थे। यूएस और इजराइल के जो जेट्स थे उनके घुसने से पहले ही क्रॉलर एयरक्राफ्ट ने अपने पावरफुल जैमिंग सिस्टम ऑन कर दिए। इससे हुआ ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईरानियन एयर स्पेस में ब्रॉडकास्ट होने लगी। स्क्रीन पे सिर्फ स्टैटिक नॉइस और जो सिग्नल्स थे वो डिटेक्ट होना बंद हो गए। और जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये लोग ड्रोन स्मगल करके ईरान के अलग अलग एरिया में चोरी से इकट्ठा कर रहे थे, इसी टाइम पे उनको भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। ईरान के अंदर S-300 और बैवर्ड 373 बैटरी कहां पे एग्जैक्टली पोजीशन थी इनको पहले से ही पता था। तो ये सारे ड्रोन एक्टिव होके एग्जैक्टली इन्हीं को जा जाके उड़ा देते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद अब यहां से ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और इजराइल और यूएस के जो जेट्स थे वो पेशे स्ट्रीट कंपाउंड की तरफ बिना किसी रुकावट के एंट्री करने लगते हैं। अब ये सारी चीजें जब तक चली तब तक सुबह के 9:40 हो चुके थे। पेशे स्ट्रीट कंपाउंड में खमेनेई और इनकी टीम की जो मीटिंग थी वो एज इट इज चल रही थी। इसके बाद एग्जैक्टली 9:40 पे मॉर्निंग में सबसे पहले यूएस और इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो बॉम्ब गिराते हैं। इनकी इंटेल इतनी एक्यूरेट थी कि एग्जैक्टली जहां पे मीटिंग चल रही थी वहीं पे बम गिराए गए और एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पे 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइल गिराई गई। ये जो मिसाइल होती है पहले 90 डिग्री एंगल से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, फिर हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट हिट करती हैं। तो ऐसी 30 मिसाइल्स एग्जैक्टली वहीं गिराई गई जहां खमेनेई मीटिंग कर रहे थे। हर एक चीज यहां की तबाह हो जाती है, सारे लोग मारे जाते हैं। ये हमला होने से पहले कंपाउंड ऐसा दिखता था, हमला होने के बाद ये ऐसा हो गया था। और इस कंपाउंड पे हमला करने के बाद इजराइल और यूएस के फाइटर जेट्स ईरान के अंदर बाकी जगह जो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखे थे टारगेट, वहां पे हमला स्टार्ट कर देते हैं। मेन टारगेट पे इनके ईरान के ड्रोन बेसेस, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और रेडार साइट्स थी। सब पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोग हमला करते हैं। ये उनकी इमेजेस हैं। अब ये सारी चीजें होने के 12 मिनट के बाद ईरान के अंदर लोगों के पास एक बड़े साबा नाम से एक रिलीजियस ऐप इंस्टॉल होती है। ये प्रेयर का टाइम बताती है, तो सारे लोगों ने इसको इंस्टॉल कर रखा है। इसके थ्रू ईरानियन लोगों के मोबाइल पे अचानक से नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं, हेल्प हैज अराइव्ड। और इसके थोड़ी देर बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें ईरानी आर्मी को सरेंडर करने को कहा जाता है। ये जो ऐप थी ईरान के जो आम जनता ने इंस्टॉल कर रखी थी, ये लोकेशन का एक्सेस वगैरह सारी चीजें मांगती थी। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक ईरान के लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज कर रखा था मोसाद और CIA ने। इस हमले के अंदर खमेनेई खुद, इनकी बेटी, दामाद, बेटी के बच्चे, ऑलमोस्ट सभी ऑफिशियल ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। बस खमेनेई के बेटे
बेटे मुश्तबा खमैनी, अभी करंट के जो सुप्रीम लीडर बने हैं, ये बच जाते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही मीटिंग से निकल के पास वाली जो बिल्डिंग थी उसमें चले गए थे, लेकिन ये भी इंजर्ड है। अब देखिए, ये सारी चीजें होने के बाद क्वेश्चन ये था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे पिन पॉइंट करके एक जगह पे 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराया गया। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान काम नहीं था। इतनी दूर से इतनी सारी प्रिपरेशन करके एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसी जगह पे पहुंचना, तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोई खमेनी का बहुत ही ज्यादा करीबी था जो इजराइल के साथ मिल गया था। और ये जो बंकर होने के बाद भी मीटिंग को कंपाउंड के ऊपर रखा गया, ये भी बहुत और चीज थी। इस पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सच में खमेनी ने खुद कंपाउंड के ऊपर मीटिंग रखी थी या इसके लिए भी इजराइल ने किसी को प्लांट करके ऊपर मीटिंग करवाई। खमेनी ये जो मीटिंग कर रहे थे, इस मीटिंग में एक आदमी था, ईरानी कुड्स फोर्स जनरल इस्माइल कानी। इनका यह है कि इससे पहले भी जहां जहां गए हैं वहां पे ऐसे ही हमले हुए हैं। हर बार हमले में सेम चीज होती है, अकेले बचते हैं। ऐसे 9 बार पहले भी इसी तरीके के हमले में ये बचे हैं। इनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगता है कि मोसाद से मिले हैं। लेकिन इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात ये हुई थी कि जब ये चीजें चल रही थी कि ये मोसाद से मिले हुए हैं, तो मोसाद खुद ट्विटर पे ट्वीट करके इस चीज का क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि ये हमारे एजेंट नहीं। फिलहाल ये जब हमला पूरा हुआ, इस हमले के बाद इस्माइल कानी को ईरान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और ये जब सारा हमला हो गया तो खमेनी के फ्यूनरल के टाइम और डेट को भी बार बार चेंज करना पड़ा। मजबूरी में इनकी बॉडी को डीप फ्रीज में रखा गया क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं था, कहीं पता चले कि खमेनी के सपोर्टर इनके फ्यूनरल्स में इकट्ठा हों और ट्रंप कहीं उसी फ्यूनरल की गैदरिंग में ही बॉम्ब गिरवा दे। और लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, डोंट जस्ट वॉश योर फेस, ट्रीट योर स्किन राइट विद गार्नियर सीरम फेस वॉश। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।